देश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है और यूं कहें तो झारखंड के लिए पहला चरण है, क्योंकि झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान जारी है। और झारखंड का क्या माहौल है, झारखंड में इन 4 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, इन सब बातों की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय जी हैं। उनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की 14 सीट और आज जो 4 सीट पर मतदान हो रहा है, कौन आगे चल रहा है सर आपकी नज़र में? तो आज की सीट पर मतदान पूरा हो जाए जी हाँ, तब भी कयास लगाया जा सकता है कितना वोट पड़ा है, किस इलाके में ज़्यादा पड़ा है, किस इलाके में कम पड़ा है। आज की जो 4 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आज के जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनके मतदान के आंकड़े सामने आने के बाद ही झारखंड में हवा का रुख क्या है इसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदाता आएँ, अपने मतदान केंद्रों पर वोट करें। चुनाव आयोग भी इसके लिए बहुत खर्च कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसमें कोई कमी रह जाती है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि लोग चुनाव में उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद आंकड़े आने लगेंगे तब हम इस पर कुछ ठोस विचार दे सकते हैं। अभी फिलहाल जो पूर्व में जो चुनाव हुआ था उससे भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या लगता है कि जो पूर्व में माहौल था 2019 में फिर से 2024 में दोहरा सकेंगे? देखो, सीटों पर कितना वोट पड़ता है ये गारंटी नहीं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। किस उम्मीदवार का ज़्यादा वोट पड़ रहा है वही जीतेगा। 2019 में और 2024 के प्रतिशत का अंतर कोई बहुत मायने नहीं रखता है। केवल इससे नतीजा यही निकलेगा कि बढ़ चढ़कर इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे मुद्दे कितना आकर्षक जनता के लिए साबित हो रहे हैं। ज़्यादा वोट नहीं पड़ने का मतलब है कि उन मुद्दों में बहुत ज़्यादा आकर्षण जनता का नहीं है, या जनता जो सामाजिक धार्मिक मुद्दे हैं उनको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहती है, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है। तो ये सारे बातें इससे साबित होंगी कि आज कितना वोट पड़ता है। अच्छा, मुद्दा की यदि बात की जाए सर, तो धनबाद सीट को लेकर आपने मुखरता से ढुल्लू महतो का जो मामला है उसको जनता के बीच रखा है, तो क्या लगता है ढुल्लू महतो और एक तरफ अनुपमा सिंह है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई, उसके पहले से हम लोग धनबाद में एक प्रिंस खान नाम के अपराधी ने जिस तरह की दहशत कायम कर दिया था, दुबई में बैठकर वह यहाँ के लोगों से रंगदारी मांगता था, जो रंगदारी नहीं देता था उसको गोली मार देता था, उसमें हम लोगों ने पहल किया था। और हमारे एक साथी कृष्णा अग्रवाल हैं, वो अनशन पर धरना पर बैठे। मैंने बात किया तो झारखंड की सरकार ने भारत की सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा कि इस अपराधी को आप दुबई से बुलाइए। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को लिखा, कोई नतीजा नहीं आया। उसके बाद जब ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी घोषित हो गई तो उसी कृष्णा अग्रवाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये लिखा, बाबूलाल मरांडी को, कि आपने धनबाद के लिए सही उम्मीदवार नहीं दिया है। ये चिट्ठी लिखे जाने के 4 घंटे के भीतर जो उम्मीदवार हैं ढुल्लू महतो जी, ये फ़ोन करके ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने कृष्णा अग्रवाल को, कैसे हिम्मत हुई, क्यों किया आपने। तो मुझे लगा कि एक नई दहशत पैदा होगी। मैं जमशेदपुर से धनबाद गया, उनके पीठ पीछे खड़ा हुआ। अगले दिन प्रिंस खान का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुझे भी धमकी दे रहा है और कृष्णा अग्रवाल को भी धमकी दे रहा है। तब लगा कि ये तो बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही है। फिर मैंने ऐलान किया कि सभी पार्टियों को एक होकर एक मजबूत उम्मीदवार देना चाहिए, और यदि लगता है कि कोई भी आदमी आपके भीतर ऐसा नहीं है जो इस चुनौती का सामना कर सकें तो आप मुझे भी समर्थन देंगे तो मैं आपके लिए वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। इतनी बात थी। उसके बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दे दिया इंडिया गठबंधन की ओर से। अब दे दिया तो हम लोग फिर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं दिए, अपने भी इसलिए नहीं खड़ा हुए कि वोटों का बंटवारा नहीं हो, सीधे मुकाबला हो। तो वहाँ जो 2 उम्मीदवार खड़े हैं उसमें एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो जिस पार्टी ने उनको खड़ा किया है, भाजपा ने, उसके चरित्र की कसौटी पर भी वो खरा नहीं उतरते हैं।
उन्होंने कितना गलत काम किया है 15 दिनों में मैंने उसकी फहरिस्त जनता के सामने रख दी। कल मैंने रखा धनबाद जाकर कि धनबाद के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें मुद्दे गायब हैं और बाहरी भीतरी अगड़ा पिछड़ा ये चुनाव का मुख्य मुद्दा है। इसका मतलब है कि जो मुख्य उम्मीदवार हैं वो असलियत से भागना चाह रहे हैं। और मैंने बताया कि इन्होंने जो पिछड़े लोग हैं उन्हीं पर कितना अत्याचार किया है। उनकी 200 एकड़ ज़मीन इन्होंने कैद कर लिया है जेल जैसी ऊंची चारदीवारी खड़ा करके। तो मैंने भाजपा के लोगों को भी बताया, इसको पब्लिकली भी बताया कि इस तरह के उम्मीदवार हैं जो अपने गांव के अपने रिश्तेदारों की ज़मीन को ही कब्जा करके अपने मंदिर की ज़मीन में मिला लिए हैं। तो मैंने यही कहा कि भाजपा जो आज हिंदुत्व का नारा देकर धनबाद जीतना चाहती है तो ये हिंदुत्व नहीं, ये छद्म हिंदुत्व है, ये नकली हिंदुत्व है, बनावटी हिंदुत्व है। जिस तरह का उम्मीदवार आपने खड़ा किया है उस तरह के उम्मीदवार को नहीं जीतना चाहिए। और मैंने किसी उम्मीदवार का नाम लिए बिना इतना ही कहा है कि धनबाद की जनता को जो सही अच्छा उम्मीदवार दिखाई पड़े उसके पक्ष में वोट करें। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ झारखंड में, उन्होंने कहा है कि अपराधी हों, भ्रष्टाचारी हों, उनका एक ही जगह है सलाखों के पीछे। आपने अभी अपराधियों की बात कही कि उनका आपराधिक इतिहास रहा है धनबाद से जो प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी भाषण है? देखिए, राजनीति में कई बार जनता को भ्रमित करने के लिए कई बातें कही जाती हैं। अब मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार होते थे तो नारा लगता था कि धन और धरती बटके रहेगी। तो उसमें लोगों ने जोड़ दिया था कि धन और धरती बटके रहेगी अपना अपना छोड़ के। उसी तरह से जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई हो प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात है। ईडी रेड करती है और नोटों का जखीरा मिलता है, मैं इसका समर्थक हूँ। मगर यह एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से जाना चाहिए। और जब ढुल्लू महतो जैसे व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाएंगे और भ्रष्टाचार को दूर करने की बात भी कहेंगे तो ये दोनों बात तो साथ साथ पचेंगी नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था उम्मीदवार खड़ा करते समय कि आज हमारी लोकप्रियता सबसे अधिक है तो हम अपने पार्टी के किसी सज्जन अच्छे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएं, जनता उसको वोट देगी। ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसलिए उनका जो है नारा है केवल नारा है, ये कहीं से भी इसमें निष्ठा नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जो धनबाद से उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि सरयू राय जी हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन का काम है अभिभावकों का कहना बच्चों को डांटना। नहीं, ठीक है, शुरुआती दौर में हम लोगों के खिलाफ बोलने के बाद उन्हें रुख अख्तियार किया। तो ये तो स्ट्रेटेजिकल है विषय। उन्होंने ये रुख अख्तियार किया कि मैं उनका गार्जियन हूँ, मैं उनका पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने रुख इख्तियार किया कि जो भी कहें उसका जवाब ही नहीं देंगे साहब, ये सवाल उठाते रहें, हम जवाब नहीं देंगे। तो मैं जो सवाल उठा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कल भी मैंने जो सवाल उठाए धनबाद में, अब मैं देखता हूँ कि आज कोई पार्टी जवाब देती है कि नहीं देती है। तो ये साबित करने की कोशिश है कि मेरे बारे में कि हम उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं साहब, वो कुछ भी कहते रहें करते रहें। मगर जनता में बात जाती है तो जनता तो इनको गंभीरता से लेती है। इसलिए खुलकर मैंने कहा है कि मैंने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों पर बीजेपी और उसके उम्मीदवार हाँ या ना की स्थिति में आए, ये सही है या सही नहीं है। सर, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कल ईडी के समक्ष उनको बुलाया गया है। ईडी में क्या लगता है कि फिर से एक तरफा जांच प्रक्रिया चल रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है? नहीं, जांच प्रक्रिया एक तरफा हो सकती है। सेंट्रल एजेंसियों का यूज किया जा रहा है। नहीं, यूज़ क्या करना है? अगर कहीं नोट का जखीरा रखा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और उस पर सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई करती है तो वो केवल विपक्ष का है, सत्ता पक्ष का नहीं है, इसलिए ये नाजायज़ है ऐसा नहीं है। आप उनको भी पकड़िए और बाकी आपके इर्द गिर्द भी जो लोग ऐसे लोग हैं उनको भी पकड़िए। ऐसा नहीं होने से लोगों को बात कहने का मौका मिलता है। मगर साहब, जब आपके यहाँ नोटों का जखीरा बंडल पकड़ा जा रहा है और तब भी आप इसकी आड़ में कहिएगा कि ये पक्षपात किया जा रहा है तो यह तो उचित नहीं है। आपको स्वीकार करना चाहिए हमसे गलती हुई है
ईडी ने हमको पकड़ा है तो सही पकड़ा है, मगर बाकी और 2-4-5 नाम लेके बताइए कि उनको भी आपको पकड़ना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा रांची से उम्मीदवार खड़ा किए हैं, कहाँ देखते हैं, कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सामने संजय सेठ, यशस्विनी सहाय। नहीं, वो संजय सेठ और यशस्विनी सहाय 2 गठबंधनों के प्रतीक हैं। जी हाँ। वो व्यक्ति के नाते कहीं से भी धर्मेंद्र तिवारी उनसे कम नहीं है, मगर भारतीय जनता मोर्चा एक सशक्त राजनीतिक दल बनकर झारखंड में अभी तक नहीं उभरा है। और हम केवल 1 सीट यहाँ से लड़ रहे हैं, तिवारी जी खड़ा हुए हैं, तो इसका उद्देश्य जनता को ये बताना है कि हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वह केवल अलमीरा के दराज में रखने के लिए नहीं कराया उसका सर्टिफिकेट, बल्कि हम राजनीति के चुनावी मैदान में भी कूद रहे हैं। और 6 महीना के भीतर जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें हम अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 6 महीना तक उसके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे। तो ये खड़ा होना, जीत हार तो चुनाव में एक ही की होती है, तो ये जीत हार को सामने रखकर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक नई पार्टी झारखंड में रजिस्टर्ड हो गई है, जो पार्टी दोनों गठबंधनों से अलग होकर तीसरी धारा के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है, और इस चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में इसकी उपस्थिति दर्ज हो, ये उद्देश्य है चुनाव में खड़ा होने का। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी के संयोजक सरयू राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव मुद्दे पे लड़ा जा सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का बयान है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी जेल के पीछे होंगे उनका, क्योंकि ये चुनावी सभा में जो भाषण आ रहा है नरेंद्र मोदी का, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत आ रहा है। और धनबाद सीट की यदि बात की तो ढुल्लू महतो के खिलाफ मुखरता से आवाज़ इन्होंने उठाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।